Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hello everyone, this is Deepak Vaswani here. Let's wait for 2 minutes so others can join. We will start the webinar in just 2 minutes. And thank everyone for joining. Hi, most of the persons has joined, so I think we can start now. Let me introduce myself. This is Deepak Vaswani. I'm a chartered accountant, and I was um trying to understand the the speech that Nirmala Sitharaman announced, and I thought we should describe this to the people in the common language, the language that people can understand. So most of the participants in our webinar are from business. So I think we should continue this webinar in Hindi so everyone can understand. So from now onwards, I will speak in Hindi.
जैसा कि हमने देखा कि निर्मला सीतारामन का हमने जो स्पीच सुना न्यूज़ चैनल्स में, उसके बाद हमको ये तो पता चल गया कि वो कुछ अनाउंसमेंट किया एमएसएमईज के लिए, जिसमें वो 3 लाख करोड़ का बेनिफिट्स देने वाले हैं एमएसएमईज को। लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि क्या बेनिफिट होगा, कैसे बेनिफिट होगा और किसको बेनिफिट होगा। तो उसके लिए हमने ये वेबिनार रखा है। दरअसल जो बेनिफिट्स हैं वो एमएसएमईज के लिए, तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस होता है कि एमएसएमई है क्या चीज़। तो हम आज के वेबिनार में क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो उसके लिए अगर मैं पहले बता दूं, तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि एमएसएमई क्या चीज़ है, कैसे हम पता कर सकते हैं कि हम एमएसएमई की डेफिनेशन में फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के लोन एमएसएमई को मिल सकते हैं। अलग अलग टाइप के लोन जैसे आपको पता है कि मार्केट में होते हैं, तो एमएसएमई को किस टाइप के लोन मिल सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो लोन्स मिल सकते हैं उसमें एमएसएमई के एलिजिबल है कि नहीं है, वो कैसे पता चले कि हम अगर लोन लेना चाहते हैं तो वो हम उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, वो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो लोन हम लेने वाले हैं उसके लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स की या अदर रिक्वायरमेंट्स, उसके अलावा उसके क्या बेनिफिट्स रहते हैं और प्रोसीजर क्या रहता है, कैसे मैं वो लोन ले सकता हूँ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये तो हुआ जनरल आइडिया के एमएसएमई होता क्या है। अभी अगर ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ होता तो उसके पहले भी एमएसएमई तो था ही मार्केट में, तो ये हमने उसके बारे में जाना, क्या क्या लोन देते हैं। ये हमने ये कोविड-19 के पेंडेमिक से पहले के सिचुएशन का हम जानेंगे कि ये क्या तरह के लोन देते हैं। उसके ये सब जानने के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या अलग से हमको मिलने वाला है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन इफेक्ट। मतलब ये लॉकडाउन की वजह से जो हमारे बिजनेस सफर कर रहे हैं तो उसका हमको क्या इफेक्ट मिलेगा, मतलब क्या बेनिफिट गवर्नमेंट हमको देने जा रही है, तो वो अनाउंसमेंट हम डिस्कस करेंगे इसमें। और सबसे लास्ट सेक्शन रहेगा हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें हम सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ऑप्शन देंगे कि वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो जो डिटेल हमसे जानना चाहें वो हम उनको शेयर करेंगे। मेरे साथ यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, जैसे अनुज प्रधान, ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, and I'm also having a Sandeep Thakkar with me. He is also a chartered accountant. So basically, we are group who can guide you in this situation. So let's start. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एमएसएमई क्या है। एमएसएमई का मतलब होता है कि ऐसी एंटरप्राइजेज जो या तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज करती हो या तो फिर सर्विसेज प्रोवाइड करती हो। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ट्रेडिंग कंसर्न जो है वो एमएसएमई की डेफिनेशन में फॉल नहीं होते हैं। कुछ टाइम पहले तक ऐसा था कि ट्रेडर्स को एज अ सर्विस इंडस्ट्री काउंट करके उनको एमएसएमई के बेनिफिट्स दिए जाते थे। लेकिन रिसेंटली कुछ साल पहले ये चेंज हो चुका है और अभी ट्रेडर्स जो है वो इस डेफिनेशन में फॉल नहीं होते हैं। तो अभी सीधा सीधा है कि मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, अब मैन्युफैक्चरिंग में भी कौन से, जो कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो खुद, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज बोल सकते हैं। और उसके अलावा कोई ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो कोई प्रोडक्ट बनाते नहीं हैं लेकिन एक प्रोडक्ट को जैसे कि मैंने कोई मल्टीपल का बॉक्स लिया, उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके सेम प्रोडक्ट को लेकिन अलग फॉर्म में मैं सेल करता हूँ, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना भी एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है। ऐसी सारी एंटरप्राइजेस जो हैं उन सबको हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। सर्विस एंटरप्राइजेस यानी जो भी एंटरप्राइजेस हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उन सबको हम बोलेंगे सर्विस एंटरप्राइजेस। इसमें एक और चीज़ ऐड होती है, जॉब वर्कर। काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऐसे होते हैं, खास करके हम टेक्सटाइल में देखें या तो फिर डायमंड्स वगैरह में देखें, इसके अलावा भी काफ़ी सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। उसमें क्या रहता है, लोग बोलते हैं कि हम मैन्युफैक्चरर हैं लेकिन वो करते क्या हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, प्रोसेस करने के लिए आउटसोर्स करते हैं किसी जॉब वर्कर को, वो गुड्स रेडी होके हमारे पास आते हैं
और हम उसको सेल करते हैं। तो इस डेफिनेशन में जो बंदा है वो मैन्युफैक्चरर नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसने कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं किया है। उसने सिर्फ गुड्स खरीदा, उसको प्रोसेस करवाया और सेल किया। तो जो प्रोसेस करने वाला बंदा है, जो जॉब वर्कर है, वो एसएमई की डेफिनेशन में फॉल होता है। वो उसको हम एमएसएमई में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जिसने ये प्रोसेस करवाया वो एमएसएमई की डेफिनेशन में नहीं आएगा, क्योंकि उसने खुद ने कोई भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं किया है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं किया है। और जो जॉब वर्कर था वो फॉल होगा मैन्युफैक्चरर एज सर्विस प्रोवाइडर, यानी वो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो उसको हम एमएसएमई की डेफिनेशन में कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था बेसिक आइडिया अबाउट व्हाट इज एमएसएमई। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइजेस ही सिर्फ कवर होती है एमएसएमई में। इसके बाद होता है कि किस टाइप की एमएसएमई हो सकती है। तो तीन टाइप की एमएसएमई होती है। सबसे पहला है माइक्रो एंटरप्राइजेस। एमएसएमई का फुल फॉर्म ही है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो सबसे पहले आता है माइक्रो। माइक्रो मीन्स बहुत छोटे ऑर्गेनाइजेशन जिनका टर्नओवर बहुत कम होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहता है, और एक छोटे लेवल पे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ होता है। उसके बाद आता है स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो माइक्रो से कुछ टर्नओवर ज़्यादा रहेगा और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगा। उसके बाद आएगा मीडियम, जो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर वाले यूनिट्स होते हैं। अब कैसे बाइफर्केशन होता है, माइक्रो किसको बोलेंगे, स्मॉल किसको बोलेंगे और मीडियम किसको बोलेंगे, उसके लिए अलग से डेफिनेशन है। उसको हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं, दो क्राइटेरिया रहते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि हमने इन्वेस्टमेंट कितना करा है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसने प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्ट करा है वो। और दूसरा रहता है टर्नओवर कितना है उसका। और सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए क्या रहता है कि उसने इक्विपमेंट्स में कितना इन्वेस्टमेंट करा है। ऑफिस इक्विपमेंट्स वगैरह हम कंसिडर कर सकते हैं कि उसने इक्विपमेंट्स में कितना इन्वेस्टमेंट करा है, प्लस उसका टर्नओवर कितना है। पहले जो था ना, वो क्या सिस्टम था कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग क्राइटेरिया था और सर्विस सेक्टर के लिए अलग क्राइटेरिया था। लेकिन अभी जो रिसेंट अनाउंसमेंट हुए हैं ये कोविड-19 के दौरान, उसके हिसाब से उन्होंने डेफिनेशन चेंज किया है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या सर्विस सेक्टर हो, दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है उनको बाइफरकेट करने का, उनका कैटेगराइजेशन करने का कि किस कैटेगरी में वो फॉल होते हैं। तो अभी वो हम कैटेगरी से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम देखें माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो माइक्रो एंटरप्राइजेस किसको बोला जाएगा, जिसका टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ हो, और सॉरी इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ हो। यानी मैं अगर प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहा हूँ तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, वो जो है मेरा 1 करोड़ से नीचे होना चाहिए। ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें लैंड एंड बिल्डिंग कंसिडर नहीं किया जाता है। और मेरा जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम होना चाहिए। 5 करोड़ का जो टर्नओवर काउंट होगा वो भी नेट टर्नओवर काउंट होता है। जैसे अपने विदाउट जीएसटी बोल सकते हैं, सारे एडजस्टमेंट जो है रिटर्न्स वगैरह नेट लेस करके नेट टर्नओवर जो मेरा है वो 5 करोड़ से लेस होना चाहिए। सो मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया है 1 करोड़ से नीचे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और 5 करोड़ से नीचे मेरा अगर टर्नओवर है तो मैं माइक्रो एंटरप्राइज कहलाऊंगा। और ये दोनों कंडीशंस है ना, ये दोनों कंपलसरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा टर्नओवर अगर 5 करोड़ से नीचे है लेकिन इन्वेस्टमेंट 1.5 करोड़ हो गया तो मैं माइक्रो में नहीं आ सकता। बीच में एंड वर्ड यूज किया हुआ है, यानी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कुछ लोग एज अ और इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन रिसेंटली जो हमारे पास नोटिफिकेशंस आए हैं उसमें सब जगह पे एंड वर्ड यूज किया हुआ है, जिसका मतलब होता है कि ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। सेम वे अगर हम स्मॉल इंडस्ट्रीज को देखने चाहें तो उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए लेस देन 10 करोड़, और टर्नओवर होना चाहिए लेस देन 50 करोड़। और जो मीडियम एंटरप्राइजेस है उसमें इन्वेस्टमेंट है लेस देन 20 करोड़, और टर्नओवर होना चाहिए लेस देन 100 करोड़। ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर हम ये डेफिनेशन अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, उसके पहले का जो था ना डेफिनेशन, उसमें टर्नओवर का कोई लिमिट नहीं होता था। यानी अगर मैं 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता हूँ या 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता हूँ, फिर मेरा टर्नओवर भले कितना भी जाए मैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो उससे क्या होता था, कई बार पहले क्या होता था कि 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के बाद भी लोग
तकरीबन तकरीबन 200-250 करोड़ का टर्नओवर अचीव कर सकते हैं, अगर उनका प्रोसेस टाइप ऐसा है कि जिसमें प्लांट एंड मशीनरी का मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लेकिन अभी क्या होगा कि 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, फिर भी मेरे पास सिर्फ 100 करोड़ का ही लिमिट है। तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है। बाकी अगर हम देखे जाए तो लिमिट्स काफ़ी अच्छी तरह से इंक्रीज किए हुए हैं, और जो एंटरप्राइजेस पहले स्मॉल या मीडियम में फॉल होते थे, स्मॉल में फॉल होते थे, वो अभी माइक्रो में फॉल होंगे, यानी उनको ग्रो करने का एक और ऑप्शन मिलता है। आप अच्छे से ग्रो करेंगे फिर भी आपको ये जो एसएमई और एमएसएमई के बेनिफिट्स हैं, वो आपके कहीं जाने वाले नहीं है। पहले क्या रहता था कि बेनिफिट जाने के डर से लोग काम बढ़ाते नहीं थे कि नहीं यार, इससे ज़्यादा चला गया इन्वेस्टमेंट तो मेरा बेनिफिट कम हो जाएगा। तो वो अभी ऐसा ना हो, उसके लिए बेनिफिट आपके जो हैं वो लंबे समय तक आपको मिलते रहे, इसके लिए इस टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट की लिमिट में काफ़ी इंक्रीज किया हुआ है। तो ये था क्लासिफिकेशन, यानी हम अभी हमको पता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या सर्विस, तो हम फॉल हो सकते हैं इसमें एमएसएमई में। और कौन से ग्रुप में हम फॉल होते हैं, कौन से क्लासिफिकेशन में फॉल होते हैं, वो भी हमको पता चल गया कि मेरा टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट इतना है, तो मैं इन तीनों में से कौन से सेक्शन में फॉल हो सकता हूँ। तो अभी इसके बाद हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा मेन टॉपिक, जिसके लिए हमने आज ज्वाइन किया है कि किस टाइप के लोन्स अवेलेबल होते हैं एमएसएमईज को। ऐसे तो एमएसएमईज को काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोन्स के ऊपर। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एमएसएमईज के लिए किस टाइप के लोन्स अवेलेबल होते हैं। और ये जो है ये अभी नहीं है, ऐसा नहीं है कि अभी है ना, इसी ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन ही ये लोन्स हैं, ये पहले से ही अवेलेबल थे। तो हम पहले ये डिफाइन करेंगे कि पहले से क्या चीज़ मिलता था और अभी उन्होंने क्या एडिशनल बेनिफिट्स दिए हैं। तो एमएसएमईज को दो टाइप के लोन्स मिल सकते हैं। एक होता है टर्म लोन, जिसमें एक फिक्स अमाउंट आपको दिया जाता है। वो आपके प्लांट एंड मशीनरी के लिए हो सकता है कि आप कोई मशीनरी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए एक आपको लोन चाहिए। तो वो एक फिक्स अमाउंट रहेगा जिसका फिक्स ईएमआई रहता है, और इंटरेस्ट रेट या तो फिक्स हो सकता है या तो फ्लोटिंग हो सकता है। मतलब सब सपोज मेरे को एक मशीनरी खरीदना है जिसका वैल्यू 50 लैक्स है, तो मैं मुझे लमसम अराउंड 40 लाख का मैं लोन ले रहा हूँ, तो इट विल बी कॉल्ड एज अ टर्म लोन। इसमें फिक्स टर्म रहेगा कि हाँ, मुझे ये 5 ईयर्स के अंदर लोन रीपेमेंट कर देना है, और इतना मेरा ईएमआई हर महीने मुझे पे करना रहेगा। तो उसको हम बोलते हैं टर्म लोन। दूसरी टाइप का लोन होता है क्रेडिट फैसिलिटीज। क्रेडिट फैसिलिटीज यानी है कैश क्रेडिट हम उसको बोल सकते हैं, या तो फिर है ना और भी लैंडिंग पेपर्स वगैरह रहते हैं। तो हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं क्रेडिट फैसिलिटीज में कैश क्रेडिट पे। कैश क्रेडिट क्या रहता है, वो हमको एक अमाउंट सैंक्शन करते हैं। जैसे मेरे पास कुछ उन्होंने सैंक्शन कर दिया 20 लाख रुपीज का, यानी 20 लाख रुपीज तक का मैं बोरो कर सकता हूँ बैंक से। कभी भी मेरे अकाउंट सीसी अकाउंट में से मैं पैसा उठा सकता हूँ। किसी को वेंडर को पेमेंट करना है, किसी को सैलरी पे करनी है, मेरे रूटीन कोई भी खर्चे हैं उनको पे करने के लिए मैं सीसी अकाउंट में से पैसे उठा सकता हूँ, भले मेरे अकाउंट में पैसे ना हो तो भी। ठीक है। वो मैं कितना अमाउंट तक उठा सकता हूँ, तो जितना मेरा लोन अमाउंट सैंक्शन हुआ है। सपोज मुझे 20 लाख रुपीज का सैंक्शन हुआ है, तो मैं अप टू 20 लाख रुपीज का पैसा उसमें से उठा सकता हूँ, किसी को पेमेंट करने के लिए, किसी ऑफिस के रूटीन खर्चे निकालने के लिए और वो सब के लिए। और इसके लिए मुझे कोई फिक्स रीपेमेंट शेड्यूल नहीं होता है। सीसी फैसिलिटीज नॉर्मली एवरी ईयर रिन्यू होती है, कि आज मुझे सैंक्शन किया 20 लाख का, तो नेक्स्ट ईयर ये फिर से रिव्यू होगा कि हाँ, मैं 20 लाख के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, और उसको आगे कंटिन्यू करना है नेक्स्ट ईयर के लिए कि नहीं करना है। तो ये एवरी ईयर रिन्यू होता है। और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या रहता है कि जब हम सीसी लेते हैं ना, तो हमारे ऊपर ईएमआई का कोई बर्डन नहीं रहता है। हमको सिर्फ रेगुलर इंटरवल्स पे इंटरेस्ट पे करना होता है। वो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, जैसे हमारा बैंक अलाउ करता है उस हिसाब से रहता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मंथली इंटरेस्ट ही चार्ज किया जाता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्रैश क्रेडिट का ये कि मेरा कोई ईएमआई का बर्डन नहीं रहता है। दूसरा बेनिफिट ये कि अगर मैं वो यूटिलाइज नहीं करता हूँ अमाउंट, मुझे 20 लाख के लिए उन्होंने सैंक्शन किया, लेकिन मैंने सिर्फ 5 लाख रुपए ही यूटिलाइज किया है वेंडर्स को पेमेंट करने के लिए, बाकी अमाउंट मैंने यूज़ नहीं किया है। तो बाकी का जो अमाउंट है उसके ऊपर मुझे कोई भी तरह का इंटरेस्ट वगैरह नहीं पे करना पड़ेगा। ये हुआ दूसरा बेनिफिट्स।
ये तो जनरल है, ये किसी भी बिजनेस को मिल सकते हैं टर्म लोन और क्रेडिट एसीसी फैसिलिटीज। तो खास बेनिफिट एमएसएमई के लिए इसमें से क्या है? अगर मैं नॉर्मल भी ले सकता हूँ तो एमएसएमई होने का फायदा क्या? तो ये फायदा है एमएसएमई होने से कि ये जो भी मैं लोन ले रहा हूँ ना, ये मेरा सर्टेन अमाउंट तक कोलेटरल फ्री रहता है, यानी इसके लिए मुझे कोई भी सेकेंडरी सिक्योरिटी देनी नहीं पड़ती है। इसका मतलब ये होता है कि मैं अनसिक्योर्ड लोन की तरह इसको ले सकता हूँ। और बैंक को ये बेनिफिट रहता है कि ये जो भी लोन हम लेने वाले हैं, एमएसएमई यूनिट्स लेने वाले हैं, वो एक गवर्नमेंट के सीजीटीएमएससी स्कीम में फुली सिक्योर्ड रहते हैं, यानी फुली कवर्ड रहते हैं कि वो गवर्नमेंट उनको रीपे करेगी अगर वो यूनिट नहीं रीपे कर पाता है। ऑब्वियसली इसमें लिमिट्स रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कितना भी अमाउंट लेके नहीं रीपे करोगे तो गवर्नमेंट पूरा भरना चाहेगी, लेकिन ये सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस रहता है। लेकिन हाँ, ये एक बेनिफिट है कि इसके ऊपर जो भी हम लोन ले रहे हैं कोई सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा, और वो सिक्योर दूसरा बेनिफिट ये रहेगा इसमें, इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट रहता है। जो मोस्ट ऑफ द केसेस में एमएसएमईज रहते हैं ना, उनको वेरियस टाइप की सब्सिडीज मिलती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ यूनिट, दैट नेचर ऑफ एक्टिविटीज दैट द यूनिट्स आर परफॉर्मिंग। इंटरेस्ट सब्सिडीज वगैरह मिलते हैं। इसमें कैसा रहता है कि अगर आज मैंने 20 लाख रुपए बोरो किया, उसके ऊपर मेरे 2000 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे करना पड़ा, या सपोज 10% इंटरेस्ट मेरा बैंक चार्ज करता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, मैं उनको 3 महीने का मेरा स्टेटमेंट दिखाऊंगा कि भाई मैंने 3 महीने में इतना इंटरेस्ट पे किया है। गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है, अच्छा ये आपका इंटरेस्ट सब्सिडी बैठता है 2%, 3%, जो भी आपका क्राइटेरिया में फॉल होता है उसके हिसाब से आपको उतना पैसा रिफंड मिल जाता है। यानी गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, अगर आपने 10% इंटरेस्ट पे लिया तो 4% आपको गवर्नमेंट ने रिटर्न कर दिया, या 3% रिटर्न कर दिया, तो बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है ना, वो ही आपका सिर्फ कॉस्ट रहता है। यानी ये दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है एमएसएमई होने का। एमएसएमई होने पर ही हमको ये बेनिफिट्स मिलते हैं इंटरेस्ट सब्सिडी वगैरह के। ठीक है, इसके बाद अभी हम आगे का है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि अगर मुझे ये लोन लेना है, जैसे टर्म लोन लेना है या क्रेडिट फैसिलिटीज लेना है, तो इसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा बैंक को कि बैंक मुझे लोन ले? तो जनरली क्या रहता है, बैंक टू बैंक पॉलिसीज डिफर करती है। कोई बैंक बोलती है कि हमको 2 साल के रिटर्न चाहिए, कोई बैंक बोलता है कि मैं टर्नओवर का इतना परसेंटेज दूंगा, कोई बैंक बोलता है मैं डेटर्स का इतना परसेंटेज दूंगा। तो ये हर बैंक टू बैंक अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। हम ओवरऑल जनरल क्राइटेरिया अगर देखें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उसमें 4 चीज़ें आती है। सबसे पहला मेन पॉइंट रहता है क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ द बोरोवर। तो जो बंदा बोरो करने वाला है, जो एमएसएमई यूनिट है, उसका क्रेडिट हिस्ट्री देखा जाता है कि उसने पास्ट में जो लोन लिए हैं उनको प्रॉपरली रिपेमेंट किया है कि नहीं किया है, उसका सिबिल स्कोर खराब तो नहीं है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो टाइम पे पेमेंट करता है कि लेट पेमेंट करता है, कोई सेटलमेंट वगैरह तो नहीं है। सबसे पहला क्राइटेरिया हर कोई बैंक देखता है वो है क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ द बोरोवर। उसके बाद जो सेकंड क्राइटेरिया रहता है वो रहता है आउटस्टैंडिंग लोन लायबिलिटी ऑफ द बोरोवर्स। यानी अभी मैं नया लोन लेने जा रहा हूँ, लेकिन एग्जिस्टिंग मेरा कोई लोन चल रहा है ना, तो सबसे पहले वो देखा जाएगा। क्योंकि मेरी जो एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी वो डिपेंड करती है कि मैं कितना अर्न करता हूँ। अगर मैं 10,000 अर्न करता हूँ या 10 लाख अर्न करता हूँ, तो वो 10 लाख में से मैं कितना ईएमआई पे कर सकता हूँ ना, उसके लिए मुझे एग्जिस्टिंग लोन क्या है, उसके क्या ईएमआई जाते हैं, वो सब देखे जाएंगे। और उसके हिसाब से ही मुझे नया लोन का सेंक्शन होगा कि मैं लोन लेने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो उसके लिए डेट इक्विटी रेशियोज वगैरह बैंक्स देखती हैं कि मेरा एग्जिस्टिंग जो लोन है वो मेरे इक्विटी से कितना ज़्यादा है, बाहर मेरा ईएमआई बर्डन कितना है, उसके लिए डीएससीआर चेक किया जाता है। यानी मेरा जो टोटल अमाउंट मैं पे करने वाला हूँ ईएमआई का, उतना मैं हर महीने कैश प्रॉफिट अर्न करता हूँ कि नहीं करता हूँ। ऐसे ना हो कि मेरा ईएमआई आ रहा है 20,000, लेकिन मेरा मंथली कैश इनफ्लो ही 15,000 है, तो मैं बाकी का 5,000 कैसे पे करूँगा? तो उसके लिए एग्जिस्टिंग लोन वगैरह देखा जाता है, ताकि मैं एग्जिस्टिंग लोन और अभी हमने जो प्रपोज लोन किया उसका ईएमआई ये देखा जाता है, ताकि मैं बैंक ये असरटेन कर सके कि हम लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो जनरल 3 क्राइटेरियाज लोन लेने टाइम पे बैंक देखता है रिलेटेड टू दिस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज।
फर्स्ट रहेगा मेरा लायबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा रहेगा मेरे पास जो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है उसमें कितना पोर्शन सिक्योर्ड है, कितना पोर्शन अनसिक्योर्ड है। जितना मेरा अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा होगा ना, उतनी मेरी एलिजिबिलिटी कम होती जाएगी। जितना सिक्योर्ड लोन ज़्यादा होगा और अनसिक्योर्ड लोन कम होगा, उतनी मेरी एलिजिबिलिटी बढ़ती जाएगी। और उसके अलावा रहता है कि जैसे मैंने अभी बताया डीएसीआर, मेरी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, मेरा कैश प्रॉफिट कितना अर्न होता है। मेरा नेट प्रॉफिट भले 5 लाख रुपए हो, लेकिन मेरा कैश प्रॉफिट अगर देखने चाहे वो 10 लाख होता है, तो मेरा ईएमआई पेमेंट कैपेबिलिटी जो है वो 10 लाख के ऊपर काउंट किया जाएगा, ना कि मेरे नेट प्रॉफिट के ऊपर। क्योंकि जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह है, वो मेरे कैश फ्लो पे इम्पेक्ट नहीं करते हैं। तो वो सारी चीज़ें ऐड करके मेरा नेट कैश फ्लो निकाला जाता है, उसके ऊपर मेरा एलिजिबिलिटी काउंट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जब हम कोई सीसी वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो उसके लिए खास करके ये ध्यान में आता है टर्नओवर ऑफ द बोरोवर। जनरल प्रैक्टिस क्या रहता है बैंक्स का, कि जितना भी हम टर्नओवर करते हैं ना, उसका 15 to 20% बैंक अलाउ करती है एज अ कैश क्रेडिट। यानी अगर मैं 1 करोड़ का टर्नओवर करता हूँ, तो मैं मैक्सिमम 20 लाख तक ही सीसी ले सकता हूँ। उससे ज़्यादा सीसी लिमिट मुझे बैंक अलाउ नहीं करेगा। और जो सीसी लिमिट मुझे अलाउ करेगा, समझो 1 करोड़ का टर्नओवर तो हो गया मेरा, उसके हिसाब से मैं 20 लाख के लिए एलिजिबल होता हूँ। लेकिन 20 लाख जो है वो सिर्फ एक कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन रहता है ये फोर्थ वाला, अमाउंट ऑफ डेटर्स क्रेडिटर्स एंड स्टॉक इन हैंड। ये किस लिए? क्योंकि जो कैश क्रेडिट फैसिलिटीज है ना, वो शॉर्ट टर्म लोन है, वो दिया जाता है मेरे वर्किंग कैपिटल गैप को फुलफिल करने के लिए। यानी मेरा जो वर्किंग कैपिटल शॉर्ट पड़ता है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो उसके लिए कैश क्रेडिट फैसिलिटी दिया जाता है। तो अभी इससे क्या होगा कि मेरे पास सपोज 10 लाख के डेटर्स है, 10 लाख का स्टॉक पड़ा है, तो 20 लाख रुपए मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूँ। और मेरे पास 30 लाख के तो ऑलरेडी क्रेडिटर्स है, यानी मुझे इतना क्रेडिट मिला हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा कोई है ही नहीं लाइबिलिटी एक्चुअल। तो मैं जो क्रेडिटर्स को पैसा देना है वो भी यूज कर रहा हूँ, और डेटर्स क्रेडिटर्स तो मेरे क्रेडिटर्स ही फंड कर रहे हैं। तो बैंक क्या करता है, जितना भी मेरा डेटर्स और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है ना, 1 करोड़ के डेटर्स होंगे, 1 करोड़ के स्टॉक होगा, तो 2 करोड़ का मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ। उसमें से मेरा क्रेडिटर्स कितने आउटस्टैंडिंग है वो माइनस होते हैं। यानी 50 लाख सपोज मेरे आउटस्टैंडिंग है क्रेडिटर्स के, तो वो 50 लैक्स में 2 करोड़ में से माइनस करके बाकी का 1.5 करोड़ जो है वो मेरा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है इन वर्किंग कैपिटल। तो ये जो 1.5 करोड़ का वर्किंग कैपिटल हुआ, उसमें बैंक बोले कि ठीक है, पूरा का पूरा मैं फाइनेंस नहीं करूंगी, एक काम करो 25% मार्जिन रखते हैं, 25% जो बोरोवर है वो बेयर करेगा, 75% का हम सीसी लिमिट देंगे। यानी अगर 25% मार्जिन की हम बात करें, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा कि 1 करोड़ के डेटर्स, 1 करोड़ का स्टॉक, यानी टोटल 2 करोड़, उसमें से 50% मेरा 1 करोड़ का क्रेडिटर है वो माइनस करके बाकी जो नेट 1 करोड़ बचा, उसमें से 75% बैंक फंड करेगा। यानी 75 लैक्स का मुझे सीसी का लिमिट मिलेगा, अगर ये कंडीशन फॉलो फुलफिल होता है टर्नओवर का तो। ठीक है, ये हुआ मेरा जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये डिपेंड करता है, मोस्टली बैंक टू बैंक डिफर भी कर सकता है। कुछ बैंक में मार्जिन 25% की जगह 50% हो सकता है, 30% हो सकता है। कुछ बैंक में टर्नओवर का लिमिट डिफर कर सकता है कि भाई आपका टर्नओवर मिनिमम इतना होना चाहिए। कुछ बैंक्स जो होते हैं वो न्यू यूनिट्स को भी देते हैं, लाइक मैं अभी यूनिट स्टार्ट ही कर रहा हूँ, मेरा एग्जिस्टिंग कोई टर्नओवर है ही नहीं, तो पूरा का पूरा प्रोजेक्टेड बेस पे भी होता है। और कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो एग्जिस्टिंग बोरोवर एग्जिस्टिंग यूनिट्स होते हैं, सिर्फ उनको ही फंड करते हैं, ताकि उनको पता चले कि वो एक्चुअल में कितना कैपेबल है बंदा अर्न करने का, कितना पे करने का। ठीक है। तो ये हुआ ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल द एमएसएमई लोन्स। यानी अगर मैं कभी भी आज से अगर 6 महीने पहले भी लोन लेने जाता, तो मिनिमम ये क्राइटेरिया तो मेरे देखे ही जाते, अगर मेरे को कोई भी लोन लेना है तो। ठीक है। तो अगर मैं ये सब क्राइटेरिया में फुलफिल होता हूँ तो मुझे लोन मिल जाएगा। लेकिन लोन मिलेगा कैसे, तो उसके लिए मुझे कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स रहेंगे। जनरल रिक्वायरमेंट कैसे रहते हैं, मुझे लोन के लिए अप्लाई करना हो अगर, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट में मुझे
फॉर्म फिलअप करना रहेगा। हर बैंक का एक एप्लीकेशन फॉर्म रहता है। वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए मुझे सिर्फ मिनिमम डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए रहते हैं। कोई भी एक आईडी प्रूफ चाहिए, कोई भी एक रेसिडेंस प्रूफ चाहिए जिससे प्रूफ होता हो कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स डिपेंड करते हैं आपके टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो जनरली लास्ट 12 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लिया जाता है फॉर द यूनिट एंड फॉर द डायरेक्टर्स एज वेल। अगर वो कोई कंपनी है या पार्टनरशिप है तो फिर पार्टनर्स का भी लिया जाता है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ चाहिए रहेगा, जैसे कि जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया ये। अगर आप प्रोप्राइटरशिप है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप के लिए सिर्फ दो ही प्रूफ एज अ बिजनेस रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। एक हो गया जीएसटी सर्टिफिकेट, दूसरा हो गया आपका ये शॉपर्स एस्टेब्लिशमेंट, जिसे हम गुमास्तादारा भी बोलते हैं। प्रोप्राइटरशिप है तो उसका पैन कार्ड का कॉपी चाहिए रहेगा। पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड चाहिए रहेगा। पैन कार्ड का कॉपी जनरली सब में चाहिए, प्रोप्राइटरशिप पैन कार्ड, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, पैन कार्ड तो सब में चाहिए ही रहेगा। पर अगर पार्टनरशिप है तो उसमें एक पार्टनरशिप डीड होगा, उसका कॉपी मुझे चाहिए रहेगा। कंपनी है तो इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए रहेंगे, लाइक एमओए हुआ, एओए हुआ, ये सारी चीज़ें। अगर मेरा एग्जिस्टिंग यूनिट है तो बैंक मेरे से लास्ट 2 इयर्स के फाइनेंशियल्स भी मांगेगा। ऑडिटेड होगा तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है ऑडिटेड फाइनेंशियल्स का। अगर मेरा टर्नओवर ऑडिट लिमिट से कम जाता है तो ऑब्वियसली मेरा अमाउंट ऑफ लोन कम रहेगा। लेकिन अनऑडिटेड केसेस को भी लोन्स वगैरह मिल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरा ऑडिटेड नहीं है तो लोन नहीं मिलेगा। बट जनरली एग्जिस्टिंग यूनिट है तो 2 साल के बैलेंस शीट बैंक मांगते हैं। दूसरा सेल टैक्स, या तो जैसे अभी जीएसटी चल रहा है तो जीएसटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बैंक मांगते हैं कि आपका जो आप टर्नओवर दिखा रहे हो वो एक्चुअल में हुआ कि नहीं हुआ। और ये भी वेरीफाई किया जाता है कि आपके डेटर्स और क्रेडिटर्स कौन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके सिर्फ रिलेटिव्स को ही आप सप्लाई कर रहे हो और चेन घुमा रहे हो। तो उस सब के लिए बैंक आपसे जीएसटी रिलेटेड रिटर्न्स भी मांग सकता है, जीएसटी R1 और 2 का कॉपी, ताकि वो पता कर सके कि आपके सप्लायर्स कौन है और वेंडर्स कौन है, सॉरी कस्टमर्स कौन है। ये चीज़ें बैंक नॉर्मली मांगता है जब आप कोई भी लोन लेने के लिए जाते हैं। ये सेम डॉक्यूमेंट्स रहेंगे अगर आप टर्म लोन लेते हैं तो भी और सीसी लेते हैं तो भी। फ़र्क इतना रहेगा कि अगर आप टर्म लोन लेते हैं तो आपको जिस चीज़ के ऊपर टर्म लोन लेना है, लाइक आप मशीनरी बाय करना चाहते हैं तो साथ में आपको उस मशीनरी की कोटेशन भी देने पड़ेंगे। और अगर आप सीसी लेना चाहते हैं तो साथ में आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स का डिटेल भी देना पड़ेगा कि आपके पास एक्चुअल वर्किंग कैपिटल कितना था, ताकि वो आपका बोरोइंग पावर डिसाइड कर सके कि आप कितना अमाउंट बोरो कर सकते हो। ठीक है, ये हुए हमारे रिक्वायरमेंट्स कि हमको लोन लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए रहते हैं। अभी हम इसके बाद देखेंगे लोन अगर हम लेते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स रहते हैं एज अ एमएसएमई यूनिट। तो सबसे पहले अगर हम देखे जाए तो इंटरेस्ट रेट जो है वो सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर मैं एज अ नॉर्मल बिजनेस लोन लेने जाता हूँ तो मेरा जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो हो सकता है 12.5-13% के आसपास। लेकिन अगर मैं एज अ एमएसएमई रजिस्टर्ड हूँ और बैंक के पास लोन लेने जाऊंगा तो ऑब्वियसली मुझे नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट है उससे 1 से 2% कम इंटरेस्ट रेट पे मुझे लोन मिलेगा। ये गाइडलाइंस जनरली गवर्नमेंट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट बैंक डिसाइड करती है। लेकिन आप कोई भी बैंक का डिफरेंस देखोगे तो अगर मैं एमएसएमई यूनिट नहीं हूँ तो उसका इंटरेस्ट रेट अलग रहता है, और एमएसएमई में रजिस्टर करने के बाद मेरा इंटरेस्ट अमाउंट काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा बेनिफिट जैसे हमने देखा इंटरेस्ट सब्सिडी। अगर आपका टाइप ऑफ एंटरप्राइज जो है वो एलिजिबल है फॉर एनी स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, तो आपको इंटरेस्ट का सब्सिडी भी मिलता है। इंटरेस्ट सब्सिडी मिनिमम 0.5% से मैक्सिमम 5.5-6.5% तक भी जा सकता है कुछ केसेस में। अगर फीमेल बोरोवर है, माइक्रो यूनिट है और एलिजिबल बिजनेस है तो 6.5% तक का इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलता है। यानी अगर आपने देखने से नॉर्मल बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया 11.5%, उसमें से 6.5% तो मुझे मिल गया इंटरेस्ट सब्सिडी, तो मेरा एक्चुअल जो कॉस्ट रहेगा ना वो माइनर सा 5% रह गया, जितना तो आज के टाइम पे कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। और थर्ड बेनिफिट है मेरा लोन लेने का कि ये जो लोन्स है वो कोलेटरल फ्री रहते हैं। यानी कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, मेरे पास इतना पैसा तो है कि मैं बिजनेस में डाउन पेमेंट वगैरह करके बिजनेस स्टार्ट कर सकूं, लेकिन मुझे बिजनेस बढ़ाने के लिए जो लोन चाहिए उसके लिए मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है।
मेरा घर रेंट पे है, ऑफिस रेंट पे है, तो मैं उस केस में एमएसएमई का बेनिफिट लेके ये कर सकता हूँ कि विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी मुझे लोन मिल सकता है। अगर मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो कोई भी बैंक मुझे विदाउट सिक्योरिटी बिजनेस ये टर्म लोन या सीसी वगैरह नहीं देते हैं नॉर्मल क्राइटेरिया के हिसाब से। कुछ बैंक्स देते हैं अनसिक्योर्ड लोन, लेकिन वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो काफ़ी हाई होता है, लाइक 18 to 26% तक वो इंटरेस्ट रेट जाता है अनसिक्योर्ड लोन में। तो कंपैरेटिवली अगर हम देखें जाए तो एमएसएमई में ये बेनिफिट रहता है कि विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी आपको लोन मिल जाएगा, वो भी एक कम्पिटिटिव रेट्स के ऊपर। और ये जो हमने देखा कि रिक्वायरमेंट देख लिए, बेनिफिट देख लिए, अभी मुझे लगा कि हाँ अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे लोन लेना है ताकि मैं अपना बिजनेस ग्रो कर सकूँ। तो उसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये रहेगा कि सबसे पहले मुझे एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एमएसएमई के पोर्टल पे। एमएसएमई पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी भी टेक्निकल पर्सन की या किसी प्रोफेशन पर्सन की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जाएंगे एमएसएमई के लिए उद्योग आधार गूगल सर्च करके भी जा सकते हैं। गूगल सर्च करेंगे उद्योग आधार, आपका एक गवर्नमेंट का पेज खुलेगा। उस पे आप सिंपली आपका आधार कार्ड का डिटेल डाल के, अपने बिजनेस का डिटेल डाल के और बैंक का डिटेल, जो बैंक में आपका अकाउंट है, इतने तीन सिर्फ डिटेल डाल के आप रजिस्टर कर सकते हैं आपका बिजनेस एमएसएमई के ऊपर। ठीक है, एक बार ये आपने रजिस्टर कर दिया तो उसी टाइम विद इन फ्यू मिनट्स आपके पास एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। वो सर्टिफिकेट आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी जगह पे। उसके बाद आप एक रजिस्टर्ड एमएसएमई और एंटरप्राइज हो गए। ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है बैंक, कोई भी बैंक या तो फिर एनबीएफसी के पास। जैसे आपका जहाँ पे करंट अकाउंट चल रहा है, मोस्टली प्रेफरेबल वो बैंक रहती है जहाँ पे आपका करंट अकाउंट चल रहा है, क्योंकि उनको पता होता है कि आपका क्या टर्नओवर है, क्या तरह से आप बिजनेस करते हैं, कैसे आपका इनफ्लो आउटफ्लो रहता है। अगर वैसा नहीं है, आपको किसी और बैंक से लेना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। मोस्टली काफ़ी सारे है ना बैंक्स आजकल ऑनलाइन भी लोन्स प्रोवाइड करती है, जैसे लेंडिंग कार्ड्स है, या तो फिर है ना काफ़ी सारे प्राइवेट एनबीएफसीज हैं जो ऑनलाइन, बजाज फाइनेंस वगैरह ऑनलाइन भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है। आप बैंक में जाके भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सेकंड प्रोसेस हमारा रहता है कि आपको बैंक में जाके एप्लीकेशन करना रहेगा। जो डॉक्यूमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए रहते हैं उसके साथ। तो आप जब एप्लीकेशन करने जाएंगे तो उसके पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखेंगे, ताकि आपको एप्लीकेशन करने के टाइम पे कोई भी दिक्कत ना हो। आपने एप्लीकेशन कर दिया, उसके बाद बैंक क्या करेगा, बैंक आपके जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करे ना उसको वेरीफाई करेगा, और आपने जो बिजनेस बताया है वो बिजनेस को वेरीफाई करेगा। उसके लिए आपके घर पे और ऑफिस पे या बिजनेस प्रीमाइसेस जो है वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए कोई बंदा आ सकता है, जो आपका बिजनेस एक्चुअल है कि नहीं है, आपने जो बुक्स पे दिखाया है वो एक्चुअल है कि नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है कि नहीं, वो सब वेरीफाई करके जाएगा विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इंक्वायरी करके जाएगा, ताकि बैंक को पता चले कि हाँ आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, आपका आपने जो बताया है फॉर्म में डिटेल्स दिया है वो एक्यूरेट है, आप कुछ झूठ नहीं बोल रहे। जैसे ही ये वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है ना, तो आपका लोन सैंक्शन होता है। उसके लिए आपको एक सैंक्शन लेटर मिलता है बैंक की तरफ से। आप वो सैंक्शन लेटर में कुछ कंडीशंस भी हो सकते हैं कि आप ये कंडीशंस फुलफिल करोगे तो ही आपको लोन मिलेगा। तो जनरली वो कंडीशंस फुलफिल आप करते हैं तो आपका वो सैंक्शन लेटर वैलिड रहता है और आप उसमें लोन ले सकते हैं। फिर जैसे ही आपके पास सैंक्शन लेटर आ गया, उसके आप कंडीशन फुलफिल करके और नेक्स्ट स्टेप रहता है एग्रीमेंट साइन करेंगे और लोन को डिस्पर्स करवाएंगे। जैसे ही आप लोन एग्रीमेंट साइन करते हैं और कंडीशंस फुलफिल कर देते हैं जो सेंक्शन लेटर में मेंशन किए हुए हैं, तो वो लोन आपके अकाउंट में डिसबर्स हो जाता है, यानी आपके बैंक अकाउंट में आपका लोन का पैसा आ जाता है। ये हुआ जनरल प्रोसेस। आप कहीं भी कोई भी बैंक से लोन लेना चाहे तो इस तरह से आप कर सकते हैं। हाँ, इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में आपको कहीं पे भी ऐसा लगे कि डायरेक्टली आपके बैंक से नहीं पॉसिबल है, नहीं ले पा रहे हैं, और आपको किसी प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत है, या तो कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, जैसे बैंक ने बोला मुझे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 2 साल के बैलेंस शीट के लिए, वो आपके पास रेडी नहीं है, तो वो सारे प्रोसेसेस में, और ये बैंक से लोन लेने का जो स्टार्ट से एंड तक का प्रोसेस है, हमारा फर्म उसमें आपका, हमारा कंपनी आपको गाइडेंस दे सकता है किस तरह से हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और ये जो हम गाइडेंस देते हैं और लोन सैंक्शन करवाते हैं, उसमें किसी भी तरह का चार्ज हम क्लाइंट से नहीं करते हैं। ये टोटली हमारा बैंक के साथ टाई अप रहता है, उसके थ्रू ही हमारा ट्रांजेक्शन चलता है। यानी अगर हम
कोई भी ट्रांजेक्शन आपके थ्रू आपको लोन दिलवाते हैं तो उसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं रहेगा। तो ये था जनरल प्रोसेस, जिसमें आप खुद भी प्रोसेस कर सकते हैं या हमारे थ्रू भी आप करवा सकते हैं, या कोई भी ऐसा बंदा है जो लोन का काम करता हो उसके थ्रू भी आप ये करवा सकते हैं। तो आपको ओवरऑल आइडिया तो आ गया कि आपको क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, किस तरह से बैंक लोन देता है, किसको देता है, एलिजिबल हैं आप के नहीं है। तो ये सारा जो प्रोसेस था ना, ये था, सॉरी, ये प्रोसेस था। आप अभी एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया क्या था, जैसे अभी कोविड से पहले कैसे लोन मिलता था, क्या मिलता था, उस सब से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सब क्राइटेरिया आपको पता चल गया, यानी आप लोन वगैरह कैसे ले सकते हैं वो आपको पता चल गया। तो अभी आप ले तो सकते हैं, लेकिन अभी हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है, हमारा काफ़ी टाइम से बिजनेस बंद है, लाइक अपने देखने जाए तो मिड ऑफ द मार्च से हमारा बिजनेस बंद है। मार्च गया, अप्रैल गया, मई भी ऑलमोस्ट पूरा लॉकडाउन में ही जाएगा। कुछ बिजनेस अभी खुले हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जो कस्टमर्स का फुटफॉल रहेगा या तो फिर हमारा कैश साइकिल घूमेगा, जब तक हमारे पास वेंडर्स को देने के लिए पैसे कस्टमर्स के पास से आएंगे, उस सब में अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो उसके लिए मुझे गवर्नमेंट क्या दे रहा है, अभी जो रिसेंटली हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने क्या डिक्लेरेशन दिए, जो उन्होंने बोला कि 3 लाख करोड़ के वो लोन देने वाले हैं। तो वो किसको मिलेगा, क्या है, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उन्होंने अनाउंसमेंट क्या किया है। ये आप ऊपर का सेक्शन जो रहे हैं ना, ये उन्होंने अनाउंस करा है कि ना 3 लाख करोड़ तक के लोन्स दिए जाएंगे फॉर टू द बोरोवर्स विथ एग्जिस्टिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ 25 करोड़ टू 100 करोड़ टर्नओवर। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ये जो लोन है वो टाइप ऑफ ऑटोमेटिक लोन है। इसको आपको अप्लाई करने के लिए अलग से न्यू फ्रेश लोन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो एग्जिस्टिंग लोन होल्डर्स हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मैं नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा और इस स्कीम का बेनिफिट लेके मैं नया लोन लूंगा, तो आपको ये 3 लाख करोड़ के बेनिफिट का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है। उसमें भी उन्होंने कुछ कंडीशंस रखे हैं, वो ये कंडीशंस है कि मिनिमम मैक्सिमम टर्नओवर उनका 100 करोड़ का होना चाहिए। अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है तो आप ये स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। और आपका जो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ना, एज ऑफ 29 फरवरी, लोन का जो आपका एग्जिस्टिंग लोन चल रहे हैं वो 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर मेरा कोई स्मॉल यूनिट है जिसमें मेरा आउटस्टैंडिंग 10 करोड़ 5 करोड़ के आसपास है लोन का, और मेरा टर्नओवर भी 100 करोड़ से कम है, तो मैं इसके लिए एलिजिबल होता हूँ। और ये दिया कैसे जाएगा लोन, तो ये लोन ऐसे होगा कि मेरा जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट फैसिलिटी चल रहा है ना, जैसे अभी मेरा लोन चल रहा है ऑलरेडी, समझो 1 करोड़ रुपए का। तो 1 करोड़ का जो मेरा लोन चल रहा है, या समझो 10 करोड़ का मेरा कोई लोन चल रहा है, तो वो जो 10 करोड़ का लोन है उसका फिक्स 20% अमाउंट जो है, मैक्सिमम लिमिट है। ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फिक्स मिलेगा ही मिलेगा, मैक्सिमम कैप रहता है 20% अमाउंट का, यानी 10 करोड़ के ऊपर मुझे 2 करोड़ तक का लोन ये मिलेगा। यानी सबसे पहला क्राइटेरिया इसका मतलब ये हो गया कि मेरा एग्जिस्टिंग लोन होना चाहिए और उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट होना चाहिए। जितना भी मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उसका 20% तक का मैं बोरो कर सकता हूँ, बैंक मुझे देगा। और कौन सा बैंक देगा, जहाँ पे मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है वही बैंक मुझे देगा, और ये ऑटोमेटिक लोन रहेगा। जो वर्ड्स यूज हुए हैं ऑटोमेटिक लोन, उससे यही पता चलता है कि ये मुझे अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरा जो एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है उसी में ही मुझे ये फैसिलिटी दी जाएगी। और अमाउंट भी बाय डिफ़ॉल्ट डिसाइड हो जाता है कि मेरा जितना भी 29 अप्रैल को ड्यू था, आउटस्टैंडिंग था मेरा, उतना मुझे उसका 20% मुझे अभी मिल सकता है। ठीक है। एक और कंडीशन इसमें है जो जनरली आपको सारे बैंक्स जब आप अप्लाई करने के लिए या पूछने के लिए जाओगे तब बताएंगे कि आपका कुछ ओवर ड्यू नहीं होना चाहिए फॉर मोर देन 2 मंथ्स। यानी आपका आउटस्टैंडिंग तो ठीक है, 1 करोड़ या 2 करोड़ जितना भी था, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग सिर्फ करंट मंथ का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पिछले 3 महीने से आपने लोन का रिपेमेंट किया नहीं है और आप अभी नया फ्रेश लोन लेने जा रहे हैं। तो वैसे केस में आपको ये इशू रहेगा कि भाई आपका रिपेमेंट अगर पहले से ही पेंडिंग है तो
आपको नया लोन नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आपका रिपेमेंट ऑन टाइम जाता था और अभी उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, जस्ट मिनट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और आपका रिपेमेंट टाइम टू टाइम पेमेंट होता था, तो उसमें आप ये एलिजिबल हो जाते हैं 20% के लिए। यानी अगर मेरा 10 करोड़ का आउटस्टैंडिंग था तो मुझे सपोज बैंक 2 करोड़ का लोन दे रहा है, तो अभी ये जो 2 करोड़ का लोन मुझे नया मिलेगा ना, उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, उसका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, कि टर्म क्या रहेगा। तो उसका जो क्राइटेरिया है डिसाइड होगा आपके, अमाउंट डिसाइड होगा आपकी 29 फरवरी के आउटस्टैंडिंग अमाउंट का। उसके बाद आपका इंटरेस्ट का जो ये नए लोन का जो टर्म रहेगा ना, वो फिक्स रहेगा अप टू 4 इयर्स। मतलब वो ऐसा नहीं है कि सीसी फैसिलिटी आपको दे रहे हैं, क्रेडिट लाइन दे रहे हैं, लेकिन उस पर टर्म विद टर्म दे रहे हैं। यानी हम ये समझ सकते हैं कि ये टर्म लोन काइंड ही होगा। और 4 करोड़ 4 इयर्स का, सॉरी, आपको मैक्सिमम टर्म मिल रहा है, जिसमें जो फर्स्ट ईयर रहेगा ना, वो फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप उसमें आप कर सकते हैं उसको रीपेमेंट, लेकिन अगर आप चाहें तो उसमें बेनिफिट ले सकते हैं कि सिर्फ आप इंटरेस्ट का ही पेमेंट करें मॉरेटोरियम यूज करके, और नेक्स्ट ईयर से जैसे ही आपका 1 ईयर कंप्लीट होता है उसके बाद आपका एक्चुअल ईएमआई पेमेंट चालू हो। तो मतलब टर्म आपका हो जाएगा फिक्स कि आपने जब लोन लिया उस टाइम पे। और उसके बाद इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट अभी तक बैंक वगैरह ने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन मेरे कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जो बैंक ऑडिट वगैरह भी करते हैं, बैंक के कुछ सीनियर ऑफिशियल से भी मेरे कॉन्टेक्ट हैं, उनके रेफरेंस से मुझे इतना तो पता चला है कि जो बैंक इंटरेस्ट रहेगा ना, बैंक्स कैन मैक्सिमम चार्ज 9.25% फॉर दिस। दिस इज द केप रेट, मतलब उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, 0.5 या 1% आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और ये सेम फैसिलिटी एनबीएफसीज भी दे सकती हैं, और एनबीएफसीज कैन चार्ज अप टू 14%, प्लस माइनस 1% हो सकता है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। यानी जो एग्जिस्टिंग लोन इंटरेस्ट वो दे रहे हैं, ये उससे भी कुछ कम ही है। नॉर्मली बैंक आज के टाइम पे 10% के आसपास चार्ज कर रहे हैं फॉर एमएसएमईज, और एनबीएफसीज अप टू 16% चार्ज करते हैं। तो अभी ये है ना 9.25 और 14% का ऑप्शन मिल रहा है। ये रेट्स अभी फाइनल नहीं है, ये जो जनरल मुझे आइडिया आया है उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से इतने रेट्स हैं। ये जैसे ही अपने बैंक में अलाउ करेंगे, ये डिफर करेगा बैंक टू बैंक, कौन सी बैंक आपको कितना चार्ज करने वाले हैं। ये आपके सैंक्शन लेटर और आपका जो लोन एग्रीमेंट रहेगा वो डिफाइन किया रहेगा, ताकि आपको पता चल सके कि आप कितना पेमेंट करने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ रहता है ना, वो रहता है कि ये तो चलो ठीक है, ये 3 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया ना उसका एक पार्ट था। यानी 2.8 करोड़ जो मिलने वाला है इस फॉर्म में, 2.8 लाख करोड़ का मिलेगा ये फॉर्म में, यानी जो एग्जिस्टिंग बोरोवर्स हैं उनको मिलेगा ये। इसके अलावा 20,000 करोड़ जो है ना, 20,000 करोड़ का मिलेगा अ, एक जो स्ट्रेस एमएसएमई हम जिसको बोल सकते हैं। स्ट्रेस एमएसएमई का मतलब क्या रहता है, जो ऑलरेडी लोन चल रहा था लेकिन वो किसी वजह से रिपेमेंट नहीं कर पाए हैं, ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्रंचेस, दे आर नॉट एबल टू पे द एग्जिस्टिंग अमाउंट। तो उनको ये अमाउंट दिया गया है ताकि वो पे कर सके, उनको रिफाइनेंस हो सके और वो वापस अपने ट्रैक पे आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो 20,000 करोड़ का उनके लिए अलोकेशन किया हुआ है। और एक स्पेसिफिक अलोकेशन और किया हुआ है 50,000 करोड़ रुपीज का। वो 50,000 करोड़ रुपीज का अलोकेशन है जिनको फ्रेश लोन लेना है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया ना, ये 20% ऑटोमेटिक लोन, वो उनके लिए था जो ऑलरेडी लोन ले चुके हैं, जिनका कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और रिपेमेंट रेगुलरली चल रहा है उनके लिए। अभी जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या इनका और कोई नहीं चल रहा है लोन, तो ऐसे लोगों के लिए भी 50,000 करोड़ रुपीज का गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया हुआ है ताकि वो लोन भी ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमने इसके आगे जो प्रोसेस देखा ना, कैसे लोन अप्लाई करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है, और
किस तरह से आप लोन ले सकते हैं, वो सारा अ, वो सारा का सारा प्रोसेस जो है उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं आपका जहाँ पे करंट अकाउंट वगैरह चल रहा हो वो बैंक में। उसके लिए भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, वो भी हम आपको गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से आपको लोन मिलेगा अगर आपको नया लोन लेना है तो सबसे मेजर बेनिफिट दिया है एग्जिस्टिंग लोन होल्डर्स को। एक छोटा सा लोन ऑफर, एक छोटा सा बेनिफिट दिया है 20,000 करोड़। छोटा सा हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि कंपेरेटिव टू द एग्जिस्टिंग स्ट्रेस एमएसएमईज 20,000 करोड़ अमाउंट इज वेरी लेस। सो ये 20,000 करोड़ स्ट्रेस एमएसएमईज के लिए दिया हुआ है, और 50,000 करोड़ रुपए का जो दिया हुआ है वो फ्रेश लोन्स के लिए दिया हुआ है। जो एमएसएमईज अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, अभी तक उन्होंने कोई लोन नहीं लिया है, और लेकिन अभी ड्यू टू दिस सिचुएशन उनको ज़रूरत पड़ सकती है फंड की, क्योंकि करीबन 2-3 महीने से हमारा बिजनेस बंद है, और आगे आने वाले टाइम में भी हम लोग श्योर नहीं है कि कब तक हमारा बिजनेस ऑन ट्रैक आएगा। ऑफिस शॉप्स वगैरह तो खुल जाएंगे, लेकिन वो ट्रैक पे आने में अभी टाइम लगेगा। सो ये बेनिफिट्स थे जो हम ये रिसेंटली अनाउंसमेंट हुए हैं ड्यू टू कोविड सिचुएशन, वो हमने बता दिए। इसके बाद हमारा जो आज का एजेंडा था उसमें मोस्टली हमने सारा कवर कर चुके हैं। अभी मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दूंगा हमारी कंपनी के बारे में, और उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप अपने अपने क्वेश्चन जो इस वेबिनार के थ्रू आपको अराइज हुए होंगे, या तो फिर आपके पहले से कुछ क्वेश्चन हो जो लोन से रिलेटेड आपको डिस्कस करने हैं, आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए रहेगा, क्या करना पड़ेगा, आपके पास रेज अ हैंड का ऑप्शन है। आप रेज अ हैंड करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, और उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि एक साथ सब जने क्वेश्चन पूछेंगे तो समझ में नहीं आएगा कौन क्या बोलना चाहता है। सो जनरली पहले मैं अपने कंपनी के बारे में डिटेल दे देता हूँ, 5 मिनट ही लूंगा मैं, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। सो हमारी कंपनी जो है एक्यूबुक्स बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें काफ़ी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और फाइनेंस एमबीए फाइनेंस के लोग हैं जो हाईली क्वालिफाइड है फॉर रिलेटेड टू द टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। जो आपकी किसी भी टाइप के फाइनेंशियल, लाइक ना, इफ यू वांट टू prepare a financial reports, if you want to take any loan from the bank, if you want to do any financial analysis of your business, then you can avail our services. And also if you are looking for any taxation services like a GST, income tax related services, then also you can contact us. We are providing such services also. So our team comprises of around 15, more than 15 chartered accountants, and if you consider our achievements, till date we have filed more than 5,000 GST returns and more than 4,000 ITR returns we have already filed for till date. And mainly our expertise is in GST, income tax, financial advisory, and the most interesting thing that we have started is part-time CFO. So small firms cannot afford a full-time CFO. छोटी छोटी जो फर्म्स होती है ना, वो एक फुल टाइम सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपने लिए नहीं रख सकते हैं। तो हम एक यूनिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पार्ट टाइम सीएफओ का, जिसमें एक बड़ी कंपनी का जो सीएफओ रहता है उस तरह से आप सीएफओ हायर कर सकते हैं, जो आपके पास पार्ट टाइम आएगा और आपको गाइडेंस देगा आपके फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड, आपके वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, और like this all, like financial reporting and analysis of your existing business, plus what you should do in future, for that you can analysis with our services, right? और हमारे जो कोर वैल्यूज है वो है इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, एक्सीलेंस, पेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हम अपने क्लाइंट्स का सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, नॉट ओनली आवर क्लाइंट्स, आवर एम्प्लॉयज, आवर co-workers also we believe in respect. We work with the passion, and integrity is the most special part of our organization. We are committed to the work that we are uh, providing, and also we are accountable with every task that we are submitting to you. So
इट्स नॉट लाइक दैट ना, हमने पहले काम तो कर लिया और फिर हम बोलेंगे कि यार इसमें तो आपकी गलती थी, आपने हमको ऐसा डेटा दिया। तो वो कल्चर हमारे यहाँ पे नहीं रहता है। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जो भी काम करते हैं विथ 100% अकाउंटेबिलिटी करते हैं, ताकि आपको कभी आगे जाके दिक्कत ना हो। हम आपको पहले से ही पूरा गाइडेंस प्रॉपरली दे सकते हैं। और हम जो आज तक कर पाए हैं उसके लिए हमारे तीन मेन एस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने हमको हेल्प किया है। पहला है पीपल्स, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, जो हमको काम देते हैं और जो हमारी वजह से इम्प्रूव कर रहे हैं। वो जो लोग हैं ना, उनकी वजह से हम आज इतना कर पाए हैं। दूसरा प्रोसेसेस, हम ऐसा नहीं है कि मेरे पास काम आया उसके बाद में सोचने जाऊंगा कि इसको कैसे करना है। हम ऑलरेडी प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स है हमारे पास कि कोई भी काम आएगा तो कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कंप्लीट करना है, कैसे उसको प्रोसीड करना है और उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। तो प्री डिफाइंड प्रोसेसेस है, तो इस वजह से हमको किसी चीज़ में लैग नहीं करते हम लोग कि कोई चीज़ छूट जाए या कोई चीज़ रह जाए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी, सबसे ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, काइंड ऑफ ऑटोमेशन। लाइक आज के टाइम पे ऑटोमेशन एक ऐसी चीज़ है ना, जो बैंक एंट्रीज करने के लिए 1000 बैंक एंट्रीज करने के लिए आपका अकाउंटेंट अगर आपको पूरा महीना लगाता है, तो हम उस एक्टिविटी को आपको ऑटोमेट करके दे सकते हैं, जिसमें आप विदाउट एनी अकाउंटेंट वो सारी ट्रांजेक्शन प्रोसेस कर सकते हो विद इन 1 डे। यानी 1000 ट्रांजेक्शन आपके एक दिन में ट्रांजेक्शन एंटर भी हो जाएंगे और आपको किसी बनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पावर है टेक्नोलॉजी का, जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। और हमारे एक्सपर्ट टीम है ऑटोमेशन से रिलेटेड, जो आपको ऑटोमेशन के लिए हेल्प करते हैं। तो ये था हमारे कंपनी के बारे में। ये एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर्स आप नोट कर सकते हैं। एक ये मेरा मोबाइल नंबर है पर्सनल, और ये मेरा यूएस का मोबाइल नंबर है। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन सर्विसेज टू यूएस एंड कनाडा ऑल्सो। So you can contact me on this email and on this mobile numbers anytime if you have any question. So we are starting the question answer session, right? So आप में से जिस किसी को भी कुछ क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेस करेंगे तो हम आपको प्रॉपरली उस पर गाइड कर पाएंगे। सबसे पहले अदिति पाटीदार का मेरे पास क्वेश्चन है, तो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ पहले। यस अदिति, आप अनम्यूट होके आप बोल सकते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन हो तो। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो। आपका मुझे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा वेबिनार। इट वाज वेरी मच इंट्रोडक्टरी। वन थिंग आई हैव अ डाउट अबाउट दी स्कीम्स ऑफ एमएसएमई, जैसे कि उन्होंने कुछ जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम निकाल रखी है, कुछ क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड स्कीम्स है। तो हाउ कैन वी अप्रोच टुवर्ड्स दी स्कीम्स? मेरा ये क्वेरी था कि हम एक्चुअली मतलब कैसे एक्सेस ले पाएंगे कि हम हमारा एंटरप्राइजेस को हम किस तरह बेनिफिट, जो आपने लोन का बताया दैट वाज फाइन, अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या क्या हम फैसिलिटी ले सकते हैं, स्कीम्स कैसे यूज कर सकते हैं हमारे बेनिफिट के लिए? ये सर अदिति, इसमें कैसा है कि अगर आप एमएसएमईज के लिए देखने जाएंगे ना, तो ऑलमोस्ट हम्म। 1000 स्कीम है, मोर देन 1000 स्कीम है, जो डिपेंड करते हैं आप क्या बिजनेस करते हैं, आपका क्या टर्नओवर है, इसमें कौन प्रमोटर है, उसका एलिजिबिलिटी क्या है। इसके हिसाब से काफ़ी हम्म। सारी स्कीम्स हैं। कैपिटल सब्सिडी का ऑप्शन रहता है, इंटरेस्ट सब्सिडी का ऑप्शन रहता है। इस तरह से ना बहुत सारे स्कीम्स है। तो ऑनलाइन तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है ना इसके ऑनलाइन वेबसाइट पे? ऑनलाइन वेबसाइट से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप msme.gov.in पे भी देख सकते हैं, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा रिगार्डिंग द schemes that government is providing. And also you can visit our website, that is www.akibooksindia.com। वहाँ पे एक सेक्शन है और MSMEs का। वहाँ पे भी आप अगर अपना इंडस्ट्री सिलेक्ट करेंगे ना, तो आपको उस ओके। इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या बेनिफिट्स है ना, वो आपको हाँ। मिल जाएगा। और ये प्रेजेंटेशन के बाद ना मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जो हमारे कलीग ओके। हैं अनुज प्रधान, ही इज ऑल्सो ऑन आवर वेबिनार राइट नाउ, ही इज विद मी। सो उस वीडियो में भी ना उन्होंने काफ़ी सारे डिटेल में जो एमएसएमईज के बेनिफिट्स हैं। जो हमारा आज का वेबिनार हम्म। था उसमें तो हमने सिर्फ कवर किया था लोन पार्ट। लोन के अलावा जो बेनिफिट्स उन्होंने दिए हैं, वो सारे हाँ। बेनिफिट्स के लिए आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट रेफर कर सकते हैं। तो वो लिंक मैं अभी शेयर कर रहा हूँ Okay, sir. सारे And will you अटेंडेंट्स के share साथ। this PPT also? Yeah, this PPT is also I'm also going to share after this our webinar.
ये ओके जैसे ही ओके वेबिनार खत्म होगा ना, आप सबके पास एक ईमेल आएगा जिसमें ये पीपीटी होगा, वीडियो लिंक होगा, और हमारे कंपनी से रिलेटेड आपको जो भी कुछ डिटेल्स चाहिए वो भी सब उस ईमेल में होगा। एक्चुअली आई एम ऑल्सो अ CS बाय प्रोफेशन. ओके। So I have done too many registrations these in the past few days of MSME, but everyone were asking that how to access these schemes. At last, हमने ओके, सो registrations तो कर लिए. आई Now विल how शेयर to द avail the डिटेल, benefits of these? yeah, I'll share a detailed instruction about the how to access this literature, so you can refer to that email, Okay, right? और किसी का okay, कुछ sir. क्वेश्चन रहेगा? अमित पटेल, ये समित आप अनम्यूट किया है मैंने आपको। अमित, आई थिंक अमित इज नॉट ऑनलाइन। बागचन Hello, आनंदानी। hello, hello, hello. Can हेलो, you hear me? यस अमित, Yes, यस अमित, hello. यस अमित, टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. First of all, good evening, sir. Very अमित, you are not hello. audible, can you please be a bit louder? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को दो तीन क्वेश्चन है. जी सर ये पूछिए। इंटरेस्ट सब्सिडी जो आपने बताया बैंक का, क्या हेलो, बोले सर, एक बार रिपीट करेंगे, आपका वॉइस बहुत धीरे आ रहा आपका जो इंटरेस्ट आपका जो इंटरेस्ट सब्सिडी का जो भी आपने बताया है। मुझे जी वेबिनार में जो आपने सजेस्ट किया, जी। तो उसके लिए मुझे कहाँ पे अप्रोच करना पड़ेगा ये मेरी कंपनी के लिए? सर उसके लिए आप है ना डायरेक्टली आपके जो आपको एक बार टर्म लोन एलोकेट हो गया सर? इसमें कैसा रहता हेलो. है सर, आपके जो रीजनल ऑफिसेस रहेंगे ना, जो एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड, आप डायरेक्टली वहाँ पे भी अप्रोच कर सकते हैं, या तो काफ़ी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स रहते हैं जो सब्सिडी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और आप हमको भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग भी आपको हेल्प कर सकते हैं आपका जो इंटरेस्ट सब्सिडी पेंडिंग है, जो नहीं आया हुआ है, उसको लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके. फ्रॉम भरत टेकवानी। सर और एक क्वेश्चन था. हेलो. ये समित, हेलो. ये या समित। सर सर ये जो बैटरी एक्चुअली हमारी कंपनी 40 इयर्स बिलोंग्स करती है, तो वापी में हमारा यूनिट है सर कंपनी का. सॉरी, कैन यू प्लीज हेलो. रिपीट? सर एक्चुअली हमारा जो कंपनी मेरी जो कंपनी है ना सर, वो वापी में उनका यूनिट है सर. ओके। हेलो. हाँ हाँ, तो बोलिए। सर एक्चुअली लॉन्ग टर्म बैक्स है ना, बैड डेट्स बहुत है. सपोज बैड डेट्स है तो हाउ गवर्नमेंट और एमएसएमई देखिए, सपोर्ट आप जो अस भी लोन इन वगैरह केस लेते ऑफ हैं लॉन्ग. ना सर, आप सीसी वगैरह लेते हैं, तो उसके लिए आपके जो डेटर्स मैंने बोला ना, काउंट होते हैं कि आपके कितने आउटस्टैंडिंग डेटर्स है, तो उसमें मोर देन 6 मंथ्स के जो डेटर्स है ना, उनको बैंक्स कंसिडर नहीं करते हैं, तो वो एक्सक्लूड किए जाते हैं। ओके. उसके अलावा आपके पास जो रहता है वो आपको लोन मिलता है, और ये हुआ आपके थोड़ा सा लॉस रहता है उसमें। लेकिन हाँ, इसका आपको एक बेनिफिट रहता है कि अगर आप रजिस्टर्ड है एज ए एमएसएमई, तो गवर्नमेंट आपको ये सुरक्षा देती है कि आपका जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ना, वो आप विथ इंटरेस्ट ले सकते हैं। आपके जो डेटर्स हैं उनके साथ आप उनके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन लेते हैं, तो आप उनको वो बाउंड है, लायबल है कि वो आपको विथ इंटरेस्ट वो पूरा अमाउंट पे करें। वो कंपलसरी जितने भी डेटर्स रहते हैं उनको ऑडिट करवाना रहता है, अगर तो उनको रिपोर्ट करना पड़ता है कि कितने एमएसएमई को कितना अमाउंट बाकी है, और विथ इंटरेस्ट कंपलसरी उनको पे करना रहता है। और सर उसके लिए मुझे कहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा? आपको ही कांटेक्ट करेंगे या फिर कोई सर उसके लिए पर्टिकुलर आप कोई अप्रोच? भी लीगल एडवोकेट वगैरह से भी डिस्कस कर सकते हैं, या तो फिर आप उनको भी डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं कि आप हमारा जो यूनिट है वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, और आपके जो ऑडिट रिपोर्ट्स है उसको हम शो करें, तो उनका जो ऑडिटर होगा वो उनको फोर्सफुली बोलेगा कि आपको ये अमाउंट अभी इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। ठीक है मित जी। थैंक यू सर. नेक्स्ट इज भरत टेकवानी। यस भरत जी, आपको अनम्यूट किया है। हेलो. यस भरत। हेलो, कैन यू ऑडिबल? कैन यस यू? भरत। हेलो. हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने इस वेबिनार के थ्रू बहुत अच्छी तरह डिटेल में सब कुछ समझाया हमें. यस सर। हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी भरत जी, बोलिए ना।
ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हमारी कंपनी अगर कोई डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है जी। और वो एक तरह के ट्रेडर है, हम लोग भले मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग करके करवाते हैं, लेकिन हमने एमएसएमई में रजिस्टर किया है, तो हम लोग इसके लोन के बेनिफिट ले सकते हैं क्या? देखो, एमएसएमई में आपने जब रजिस्टर किया है ना, तब उस टाइम पे आपसे एमएसएमई के एक्टिविटीज पूछे जाते हैं कि आप क्या एक्टिविटी करते हैं। उस टाइम पे अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट किया होगा तो आपको रजिस्टर तो ऑब्वियसली करने दिया होगा। लेकिन जब आप बैंक से ठीक लोन है। लेने के लिए जाएंगे ना, तो आपकी एक्टिविटीज के हिसाब से वो आपको बोलेंगे कि आप ट्रेडर हैं, आप इसमें फॉलो नहीं होते हैं। और ओके। जो भी बैंक से हम लोन लेते हैं ना, तो वो एक सीए सर्टिफिकेट मांगते हैं, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनसे सर्टिफिकेट मांगते हैं, जिसमें सीए को सर्टिफाई करना रहता है कि आप एमएसएमई में फॉल होते हो डेफिनेशन में कि नहीं होते हो। तो मोस्टली वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही आपको वो सर्टिफिकेट नहीं दे पाएगा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज नहीं करते हैं और ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते हैं। और विदाउट दैट सर्टिफिकेट यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द लोन अंडर एमएसएमई। So you ओके, can do मतलब one इन thing, शॉर्ट। हम्म। you can start some manufacturing activities ancillary to your business, like manufacture if you are manufacturing of any kind of product, then you can start packing for packing and all kind of thing. And there is a list of activities that fall under the manufacturing. So if you are doing any related activity to that manufacturing activity, you will also be considered as a manufacturer, and then you can take a loan from bank. ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच दीपक जी। Thank you, Bharat. There are so many hand raised, so I'll just unmute randomly and we'll ask one by one. Please be fast. We have a limited time. We have already crossed the limit of 1 hour, so please be fast. Next one is Amit Patel. Uh, Amit, yes, Amit. हेलो। Yes, Amit. हेलो सर। सर ये जो पावर और जो आपने बताया मुझे, ये प्लांट एंड मशीनरी का और पावर का सब्सिडी का लेने का है, तो वो मुझे कहाँ पे अप्रोच करना पड़ेगा सर? सर, इलेक्ट्रिक आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्चुअली आता हम है लोग है उसमें ना, जो पावर सब्सिडी रहता है पावर उसके लिए आप पावर बोलिए। रीजनरेशन कर रहे हैं ओके, पावर रीजनरेशन कर रहे हम हैं। लोग। जी, हाँ उसके लिए सर, भी सर सेम यानी प्रोसेस हमारा रहेगा। पावर खुद हम लोग सोलर सोलर पैनल से बना रहे हैं, तो उसके लिए कोई फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है? मतलब आप सोलर प्लांट बनाते हैं, उसके लिए आपको लोन का रिक्वायरमेंट है या सब्सिडी नहीं, से सोलर रिलेटेड प्लांट पूछ रहे बनाते हैं? नहीं है सर, सोलर प्लांट डालना चाहते हैं हमारे यूनिट के लिए। सोलर प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट हम लोग डालना चाहते हैं हमारे खुद के प्रोडक्शन के लिए, हमारे खुद के कंजम्पशन के लिए सर। ओके, तो आपका क्वेश्चन मुझे जैसे लग रहा है कि आप जो सोलर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे उसके बिहाफ पे आपको सब्सिडी आप क्लेम करना चाहते हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें, राइट? यस सर। हाँ सर। या उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप ऑलरेडी आपके जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है उनसे आपको कांटेक्ट करना रहता है और वो आपको गाइड कर सकते हैं कि कितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस करते हैं और कितने यूनिट्स आप यूज़ करते हैं ना, उसके हिसाब से आपको वो एक रेट डिफाइन करके देंगे। पर यूनिट आपको उतने यूनिट का कंसेशन मिलता है, यानी अगर आप उतने यूनिट उनको दे रहे हैं रिपेयर, तो आपको उतना बेनिफिट मिलता है। ओके सर। एंड सर, प्लांट एंड मशीनरी का जो है सर, हमने ऑलरेडी प्लांट इंस्टॉल कर दिया है, तो सर नया परचेस करने पे ही मिलेगा कि ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके, नहीं, पेमेंट भी ऑलरेडी हमारा हो इंस्टॉल कर चुका है चुके और हैं तो आप ऑलरेडी इंस्टॉल देखो, आप कभी भी बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएंगे ना, तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपको वो पैसा किस लिए चाहिए। तो प्लान तो आप ऑलरेडी परचेज बराबर। कर चुके हैं, यानी प्लान के ऊपर आपको लोन चाहिए तो अंडर दिस स्कीम नहीं मिलेगा। हाँ, आप उसको रिफाइनेंस करवा सकते हैं कि आपने ऑलरेडी पैसा तो डाल दिया लेकिन अभी आपके पास बिजनेस चलाने के लिए नहीं बचा, आप उसको एज अ रिफाइनेंस तरीके से ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन रहता है कि आपके पास सीसी का ऑप्शन तो अवेलेबल है ही हमेशा, आप कभी भी कैश क्रेडिट फैसिलिटी तो ले ही सकते हैं बैंक से, by showing your existing business and showing the investment that you have already made and the current turnover that you are doing. बराबर। तो सर उसके लिए कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग से होगा क्या रिफाइनेंसिंग का? ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो डिपेंड करता है आप किस टाइप का लोन ले रहे हैं उसके ऊपर। सीसी का अलग रहेगा, टर्म लोन का अलग रहेगा। ओके। टर्म लोन में भी अलग अलग टाइप के लोन्स होते हैं। अगर आप मशीनरी पे ले रहे हैं तो उसका अलग रहेगा, विदाउट मशीनरी अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन ले रहे हैं तो उसका अलग रहेगा। तो वो आपको बैंक से ज़्यादा आइडिया आएगा, या तो फिर आपका कुछ प्रोफाइल वगैरह हो तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं कि इसमें श्योर। कैसे रहेगा और क्या। ठीक है अमित जी। नेक्स्ट इज धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, यस धर्मेंद्र, यू आर अनम्यूटेड नाउ।
धर्मेंद्र, कैन यू हियर मी? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस धर्मेंद्र। हाँ दीपक जी, मुझे ये पूछना था कि मैं ऑलरेडी एमएसएमई रजिस्टर्ड कंपनी है मेरा, और ऑलरेडी मैंने टर्म लोन और सीसी लोन लिया हुआ है बैंक से मैंने। ठीक है। और मुझे ये पूछना था कि मुझे अभी जो 20% ये जो गवर्नमेंट अभी विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी लोन दे रही है, तो हाँ उसमें मुझे कितना अमाउंट मुझे मिलेगा? ऑलरेडी मेरा टर्म लोन खत्म होने पे है, कुछ 20-25 लाख रुपए बाकी है। अभी मैंने 1 करोड़ का लोन लिया था टर्म लोन, तो ऑलरेडी सब मैंने चुकते कर दिया है। लास्ट मंथ अप्रैल में भी मेरा 29 ये फरवरी को जितना आपका आउटस्टैंडिंग होगा ना सीसी में और आपके जो टर्म लोन में जितना भी आउटस्टैंडिंग होगा उसका अच्छा, 20% कैप रेट रहेगा, यानी उसके 20% तक आपको अमाउंट का लोन मतलब जो सैंक्शन हुआ था वो नहीं, जो इतना आउटस्टैंडिंग है उतने पे ही 20% देगा? क्या बोल रहे हैं सर? मतलब जो सैंक्शन हुआ था 4 साल नहीं, पहले जो मेरा सैंक्शन लोन जो हुआ है, था उसके ऊपर नहीं, अभी जितना 29 फरवरी को आउटस्टैंडिंग था ना, यानी आपका रिपेमेंट बाकी जितना था ना उसके ऊपर रहेगा। अच्छा, तो टर्म लोन और सीसी पे ही गिना जाएगा? टोटल बोरोइंग्स, जैसे मेरा ओडी अकाउंट भी चलता है, तो ओडी में भी बोरोइंग्स है, तो उसका भी 20% गिन हाँ सकते हैं? आपका इसमें जो वर्ड यूज किया हुआ है ना टोटल आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स है, तो आपके जो भी बोरोइंग्स एमएसएमई के अंडर चल रहे हैं उसका 20% आप ले सकते हैं। तो टर्म लोन जितना बाकी है सीसी है, और ओडी अकाउंट में से जितना बोरोइंग्स है बैंक का, उतने पे 20% गिन सकते हैं? जी और उसमें सन्ड्री डेप्टर्स को भी ले सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं क्या? सर, जो सीसी आपका रहेगा उसमें ऑलरेडी डेटर्स, स्टॉक और क्रेडिटर्स ये तीनों कंसीडर किए हुए होंगे आपका बोरोइंग पावर डिसाइड करने के लिए, ड्राइंग पावर डिसाइड करने के लिए, उसके बेस पे ही आपका सीसी ओके रिन्यू सर, होता है, थैंक तो वो ऑलरेडी कंसीडर्ड हो गया। यू। नेक्स्ट थैंक है हिरेन पंचाल। अनुज, यू कैन ऑल्सो आंसर हिरेन्स क्वेश्चन। आई एम अनम्यूटिंग हिरेन। Hiren, I think he left. Next is Prashant Pandit. Bakchandji, you can also ask your questions. हाँ सर, सबसे पहले शुक्रिया आपका, आपने बढ़िया एकदम समझाया। लेकिन सर हमारे ये जो ट्रेडर है उनकी क्यों काटा गया है? क्योंकि पहले हम ट्रेडिंग करते थे तो एमएसएमई में जुड़ सकते थे, अब ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, हमारा दोनों काम है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग भी है ट्रेडिंग भी है। या फिर अभी जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज हुआ है इसके अंदर ट्रेडर को कुछ बेनिफिट है, ये लोन वगैरह मिलेगा इसके अंदर कुछ? सर, एमएसएमई के अंडर में वो ट्रेडर शुरू से ही नहीं आते हैं। करीबन 2011 से पहले एक नोटिफिकेशन था जिसमें वो कंसीडर होते थे, वो भी ट्रेडर्स को किसी नोटिफिकेशन के थ्रू ही ऐड किया हुआ था। जब डेफिनेशन स्टार्ट हुआ ना 2006 में एमएसएमई का, तब से लेके ये एक्ट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए था। बीच में एक नोटिफिकेशन आया था बिफोर 2011 जब उनको ऐड किया था ट्रेडर्स को, लेकिन 2011 के बाद उनको अमेंड करके ट्रेडर्स को इससे एक्सक्लूड किया हुआ है। उसके बाद वो ट्रेडर्स इंक्लूड नहीं होते हैं। और अभी जो इसकी पैकेज दिया है ना उसमें ट्रेडर्स से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट का तो अभी तक इसमें कुछ नहीं है, एमएसएमईज के लिए ही है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट्स ने काफ़ी सारे स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने डिक्लेयर किया है जो ट्रेडर्स भी उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे आप अगर गुजरात में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं और एमपी में रहते हैं, तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स ने अलग अलग बेनिफिट्स दिए हुए हैं। उसके लिए भी हम नेक्स्ट वीक एक सेमिनार रखने वाले हैं जिसमें डिस्कस करने वाले हैं स्टेट टू स्टेट। ये आज का जो सेमिनार है ना उसमें मोस्टली सारे स्टेट से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, इसीलिए हम स्टेट वाइज नहीं जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट सेमिनार जो होगा ना, आप स्पेसिफिक टू यूर स्टेट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी स्टेट गवर्नमेंट क्या बेनिफिट दे रही है ना वो आप हमारा उसके गुजरात साथ। में है, अहमदाबाद में ही है। अहमदाबाद से हैं तो आपका गुजरात का जो सेमिनार रहेगा आप उसमें अटेंड करेंगे ना, तो उसमें गुजरात गवर्नमेंट ने जो बेनिफिट्स दिए हैं ना ड्यू टू दिस लॉकडाउन, वो आप उसमें आपका ऑब्वियसली ट्रेडर्स भी फॉल होते हैं, तो आप उसमें बेनिफिट ले सकते ठीक है, थैंक यू सर। हैं। ओके सर। नेक्स्ट एनीवन? प्रशांत पंडित। हेलो। यस प्रशांत जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अभी मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि सर, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस प्रशांत जी, यू आर ऑडिबल। हेलो। हाँ सर, अभी मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि समझो जिसके एग्जिस्टिंग लोन है आपने उसका वही बताया, पर समझो जिसको फ्रेश लोन लेनी है एमएसएमई में,
तो वो फ्रेश लोन में फिर जो अर्लियर प्रोविजन है वही एप्लीकेबल होंगे, मतलब इंटरेस्ट सब्सिडी और जो दूसरे बेनिफिट्स है वही रहेंगे, या इसमें ये कोविड-19 वाला केस, बेनिफिट्स जो है ना, कोविड-19 वाले केस में उनको बेनिफिट्स मिल सकेंगे या नहीं मिलेंगे? मिल सकेंगे। बेनिफिट्स जो है ना, एमएसएमईज के जो मैंने बेनिफिट्स आपको बताए, वो सारे सब एमएसएमईज को मिलने वाले हैं, वो भले ही वो कोविड सिचुएशन है या नहीं है, वो बेनिफिट्स तो सारे मिलने ही वाले हैं। ये जो एक्स्ट्रा लोन उन्होंने दिया ना, ऑटोमेटिक लोन जिसमें है ना वो देने वाले हैं, सिर्फ वो वाला बेनिफिट एग्जिस्टिंग बोरोवर्स के लिए है। बाकी के जो लोन है वो सबके बाकी के जो बेनिफिट्स है वो सारे एसएमईज के लिए। ओके ओके, फाइन सर। ओके प्रशांत जी। अनुज, कैन यू हियर मी? Next, anyone? Any questions? जी सर, अभी आप कुछ वीडियो वाला रख सकते थे, जूम पे रख सकते थे, जैसे आपको देख भी सकें और डायरेक्ट आपसे सवाल भी पूछ सकें। ये जो वेबिनार था ना, ये वेबिनार खत्म होने के बाद ही इसका रिकॉर्डिंग आपके मेल पे आ जाएगा। आप इस वेबिनार को वापस सुन भी सकते हैं। और जो हमारे कलीग हैं अनुज प्रधान, उन्होंने भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है रिलेटेड टू एसएमईज एंड द बेनिफिट्स दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड ड्यू टू दिस कोविड-19 सिचुएशन। वो वीडियो भी मैं शेयर करने वाला हूँ, और उसकी वजह से है ना, मतलब वो वीडियो में आप ऐसा देख सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह है। वो वीडियो का लिंक और ये जो वेबिनार है उसका वीडियो का लिंक, ये दोनों आपको वेबिनार खत्म होने के बाद ईमेल आएगा, उसमें शेयर किए जाएंगे। ठीक है सर। सिंधु गौरव फाउंडेशन की तरफ से हम एक छोटा सा ये प्रोग्राम रखना चाहते हैं, और मेरी बात भी हुई है, अहमदाबाद व्यापारी महाजन है, उनके जो प्रमुख हैं हर्षित गिलिटवाला और सेक्रेटरी निर्मल भाई शाह, उनको भी मैंने व्हाट्सएप किया था, उन्होंने इंटरेस्ट बताया है। तो वो जूम कॉल पे रात को 9 बजे रोज मीटिंग रखते हैं, उसमें आप समय देंगे, आप और आपके जो साथी हैं वो? जी सर, एक बार अपने कांटेक्ट कर लेते हैं, अगर पॉसिबल होगा, आपका शेड्यूल और हमारा शेड्यूल मैच होता है तो 100% अपने ज्वाइन कर सकते हैं आपका सेमिनार। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और नेक्स्ट, एनीवन, एनी क्वेश्चंस? धर्मेंद्र? सुनील कोठारी? हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है आपको? ये सुनील। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं लास्ट 2 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए उद्योग आधार पे, लेकिन ये कुछ सर्वर का एरर बता रहा है, वो करने ही नहीं दे रहा है। वेबसाइट रेफर कर रहे होंगे ना, वो शायद वेबसाइट प्रॉपर नहीं होगा, कि हमारे यहाँ से कंटिन्यूसली रजिस्ट्रेशन चल ही रहे हैं और कोई इशू नहीं आ रहा है। इस मेल में ना मैं एक गाइड भी शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उस पे जो लिंक दिया हुआ हो ना, अच्छा, आप एक बार वो लिंक से ट्राई करके देखना, मोस्टली हो जाएगा, कोई क्वेरी नहीं आएगा। अगर फिर भी कुछ क्वेरी आता है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे यहाँ से भी आपको पूरा गाइड मिलेगा। अच्छा, वो लिंक आप मेल में शेयर करेंगे कि कैसे करेंगे? वो मेल आएगा सर, ये आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है ना, जो वेबिनार के लिए आपने यूज किया, उस ईमेल पे आपके पास आएगा। अच्छा, जितने भी अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था, जो आपने शुरू में बताया था कि अगर आपका बिजनेस ये है, आप किसी आदमी से माल बनवाते हैं, जॉब वर्क कराते हैं, तो आप ये इसमें नहीं आएंगे। आपका आवाज बीच में कट रहा है, फिर से बोलेंगे आप? आपका कहना ये था कि आप अगर कोई माल का प्रोडक्शन करवाते हो जी, कारीगर को बना रॉ मटेरियल देके, तो आप इसमें नहीं आओगे एमएसएमई में। जी, मोस्टली क्या मेरा होता कहना है, ये कि हम लोग टेक्सटाइल यूनिट्स होते हैं ना सर, वो लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जैसे ग्रे कपड़ा खरीदा, उसको प्रोसेस करवाने के लिए बाहर भेजा, डाइंग वगैरह किया, प्रोसेस होके फिनिश गुड्स उनको आता है उनके, और वो सेल करते हैं। सेम केस होता है गारमेंट्स में भी, वो कपड़ा खरीदते हैं, लेकिन वो खुद गारमेंट नहीं बनाते, वो कपड़ा दे देते हैं जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं, जॉब वर्कर, उनको पूरा बना बनाया गारमेंट उनके पास आता है और वो गारमेंट सेल करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये डेफिनेशन ये फॉल होते हैं ट्रेडर्स में, ये इनको हम मैन्युफैक्चरर्स नहीं बोल सकते। तो अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा समझो कि हैंडीक्राफ्ट का काम है, बराबर है, मैं रॉ मटेरियल परचेस करता हूँ जी, और रॉ मटेरियल परचेस करके छोटे छोटे कारीगरों को बनाने के लिए देता हूँ, तोरण बनाने के लिए जी।
तो यानी उसमें भी मेरे को तो जॉब वर्क ही कराना पड़ता है, जो छोटे छोटे कारीगर, हाँ, क्योंकि ये मैं तो सही बात अकेला। है, आप खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, आप किसी और से करवा रहे। तो जो लोग आपका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, वो एमएसएमई में फॉल होते हैं, हाँ लेकिन आप ट्रेडर हुए तो आप एमएसएमई में फॉल नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए अगर कोई भी एक एक्टिविटी भी अगर आप खुद के प्रीमाइसिस पे करते हैं ना, नहीं, मतलब हमारे पूरा का यूनिट में ही पूरा। करते हैं हम लोग, 5-6 कारीगर अलग अलग बिठाते हैं हमारे ही प्रोग्रामाइसिस में और बनवाते हैं, तो क्या हो सकता है इसका। हाँ, वो हो सकता है। अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा प्रोसेस है, स्टार्ट रॉ मटेरियल से लेके हाँ, फिनिश पूरा गुड्स तक, यूनिट ही है तो वहाँ। एक भी प्रोसेस मटेरियल अगर हमारे आपके यहाँ कारीगर पे को होता है ना। हम सैलरी बेस पे देते हैं, सैलरी देते हैं, महीने की हाँ, तनख्वाह हाँ, देते हैं कारीगरों जो को, प्रोसेस है ना, और वो आपका बनवाते हैं खुद खुद का मैन्युफैक्चर माल ही। करते हैं, ऐसा काउंट होगा। मैन्युफैक्चरिंग हुआ ना। हाँ, ऐसा जनरल अच्छा मैंने अच्छा। बताया ना, कोई भी एक प्रोसेस भी अगर आपके प्रीमाइसिस पे होता है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है, तो आप मैन्युफैक्चरर है। जरूरी नहीं कि शुरू से लेके एंड तक सारी एक्टिविटीज आप खुद करें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये कि आप रजिस्ट्रेशन का जरा लिंक भेजना, बाकी बाकी तो आप आपको कांटेक्ट कर लेंगे, बराबर। ओके, थैंक यू सर। ओके सर। एंड नेक्स्ट एनीवन, प्लीज रेज योर हैंड्स once again. Yes, Anuj, you want to say something? Anuj? There are only 4 5 questions. I'm unmuting all, so you can ask your questions respectively if anyone has any questions, or we can end this seminar. हेलो Yes, हेलो yes, Prashant ji. हेलो यस। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि ये आपने एमएसएमई में जो लोन्स कवर किए हैं, उसमें टर्म लोन और सीसी लिमिट और वही कवर किया है। तो अगर समझो मैंने अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ मतलब प्रॉपर्टी वो करवा के लोन लिया हो और वही लोन में अगर बिजनेस में यूज कर रहा हो, तो उसको ये कवर करते हैं नहीं करते? सर, जब हम लोन लेते हैं ना, उस टाइम पे अगर आपने उसको कंसिडर किया होगा एज अ एमएसएमई, आपसे एमएसएमई का हाँ सर्टिफिकेट उन्होंने लिया होगा, तो वो उसमें कवर होगा। उस आपको बैंक से कंफर्म करना पड़ेगा कि आपको सीजीटीएमएससी स्कीम में कवर किया है उन लोगों ने कि नहीं किया है, और एमएसएमई के अंदर कंसिडर करते हैं मतलब अगर अगर उसके मेरी अंदर किया होगा। बिजनेस प्रॉपर्टी के लिए अगर मैंने किस लोन लिया हो, तो उसको वो एमएसएमई में कंसीडर करते हैं नहीं करते? ऐसा वही पूछ रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ सर, आपने जब लोन लिया होगा ना, उस टाइम पे अगर आपने दिया होगा डिटेल्स, तो होता है। ये जो सिक्योर लोन है वो भी एमएसएमई में कंसिडर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ओके जो ओके फाइन। अनसिक्योर्ड लोन है सिर्फ वही एमएसएमई में कंसिडर होते हैं। सिक्योर्ड लोन जो भी टाइप के है, प्रॉपर्टी के ऊपर भी आपने मोर्गेज लोन लिया है, लेकिन एज एमएसएमई लिया है, तो वो भी उसमें कवर होता ओके थैंक यू। है। ओके। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। मैंने फिलहाल सभी को अनम्यूट किया। हेलो सर। हेलो। यस परेश। हाँ सर, मैंने 5 महीने पहले रोप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया है, ओके और अभी कोविड-19 की वजह से सब कुछ बंद है। जी। तो अभी मेरे बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए कोई फ्रेश लोन मिल सकता है? मतलब कोई ऐसी फैसिलिटी है? हाँ सर, फ्रेश लोन के लिए आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भले ये मतलब सर अभी जो मतलब जीएसटी में कभी कोई टर्नओवर इतना कुछ नहीं है। मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट में लिखा था कि जीएसटी में टर्नओवर ऐसा कुछ होना चाहिए, वो सब 2 ईयर का करेक्ट। वो पीएनएल और बैलेंस शीट। कितना पुराना यूनिट है सर? सर अभी सिर्फ 5 मंथ ही हुए। 5 मंथ ही हुए हैं ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, प्रोजेक्टेड बेस पे भी आप ले सकते हैं लोन। तो एक बार आप हमको कांटेक्ट करेंगे ना, ओके तो हम आपको गाइड कर सकते हैं कि कैसे नेक्स्ट 5 इयर्स का प्रोजेक्शन बनेगा आपका, और आपका एक्चुअल बिजनेस भी मुझे देखना पड़ेगा कि आपका कितना प्रॉफिटेबल है। ये 5 इयर्स का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के हम बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, उसके बेस पे भी लोन लिया जा सकता है। ओके सर। मतलब मैं मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर बैंक को सबमिट कर सकता हूँ सर, हाँ, कोई सीए आपके के हिसाब से भी बना के साइट सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल गाइडेंस का जरूरत चाहिए लगे, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके। मतलब ओके सर, मतलब कोई सीए सर्टिफाइड ऐसा कुछ नहीं चाहिए ना सर? नहीं, ज़रूरी नहीं सीए सर्टिफाइड है। अगर नंबर्स करेक्ट हैं तो वो बैंक एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि बैंक जब देखेगा तो उनको आइडिया आ जाएगा
कि इसमें नंबर्स करेक्ट है कि नहीं। अगर नंबर्स करेक्ट है तो उसमें सीए सर्टिफाइड की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सर। Okay. Anyone, any questions? We have 5 minutes only left. We are going to disconnect this webinar at 6:30 p.m. because already आधा घंटा ज़्यादा हो चुका है। Any questions? Okay, thank you everyone. So we are going to end this session now. ये डिस्कनेक्ट करने के बाद आप सबके पास एक ईमेल आएगा जिसमें मेरे कलीग अनुज प्रधान का एक वीडियो शेयर किया हुआ होगा, जो आपको लोन के अलावा भी जो बेनिफिट्स हैं एमएसएमई से रिलेटेड वो डिटेल्स दिए जाएंगे, और हमारी कंपनी से रिलेटेड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और हम क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो डिटेल दिया जाएगा। प्लस ये जो हमारा वेबिनार हुआ उसका भी एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, उसका लिंक भी दिया जाएगा, जिससे आप आगे भी कुछ क्वेश्चंस हो या कुछ डिटेल्स हो वो देख सकते हैं, और कभी भी हमको इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका हेल्प कर पाएंगे related to any taxation work, any financial work, bookkeeping also we are doing. And bookkeeping, like we are not doing bookkeeping on overall basis, but we can finalize the books. And उसके अलावा भी अगर आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है जिसमें आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमको कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड वापस मिलते हैं अगर पॉसिबल होगा तो। थैंक्स।